हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अखिलेश स्टडी सेंटर में। तो आज मैं आप लोग को क्लास 10th के गणित में जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं उनको आज हम इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि एग्जाम में जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं वो आपको 5 नंबर में आते हैं, इसीलिए आपको जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को अच्छी तरीके से सीख लेना चाहिए। चूंकि मैं यहाँ पर आप लोग को काफ़ी बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। जो आपके चैप्टर 13 है ना, प्रश्नावली 13.4 जो कि प्रश्न क्रमांक 5, वो जो प्रश्न है वो प्रश्न आपके काफ़ी लंबा सा प्रश्न है, लेकिन उनको सोल्व करेंगे हम इस वीडियो में। देखिएगा आपको कितना आसान तरीका से सोल्व करके बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं, आपके पास प्रश्न भी है, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिर हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से सोल्व भी करेंगे जैसा आपको एग्जाम में लिखना है। तो आइए मैं पहले आपको प्रश्न ही पढ़ के बता देता हूँ। प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है। कहने का मतलब नहीं समझे कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पहले शंकु का जिक्र किया जा रहा ना, तो चलिए मैं आपको शंकु बना के दिखाता हूँ। आप लोग जानते होंगे शंकु जो इस तरीके से होते हैं। ये हमारा शंकु हो जाएगा और ये आपको अच्छा से बनाना है। चलिए ये शंकु बना लिए। उनके बाद फिर क्या बोल रहा है कि इसकी जो ऊंचाई दी गई है वो 20 सेंटीमीटर दी गई है, यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि इसके जो कोण है वो 60 डिग्री है, यहाँ से ये वाला कोण आपका 60 डिग्री दिया गया है। फिर क्या बोलता है उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है। इसके बीचों बीच से जाते हुए इस तरीके से, और यहाँ पे जो है इस तरीके से बीचों बीच से काटा गया, ठीक है। 2 भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। ये जो तल है इस शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले तार के रूप में बदल दिया जाता है। देखिए अब हमको यहाँ एक शंकु प्राप्त हुआ, अब इस शंकु से हमें क्या बनाना है, इस तार के रूप में बदलना है, यानी शंकु को पिघला करके हमें तार बनाना है। तार किसके जैसा होता है, एक बेलन के जैसा। तो चलिए बेलन भी बना लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये तार हो जाएगा हमारा, ये हमारा तार हो जाएगा। और इसका व्यास दिया गया है, व्यास 1/16 सेंटीमीटर। और त्रिज्या की अगर बात करें तो त्रिज्या हमेशा दोगुनी होती है ना, तो त्रिज्या हम निकाल लेते हैं 1/16। त्रिज्या हमेशा क्या होती है, आधी होती है, सॉरी, व्यास दोगुनी होती है और त्रिज्या हमेशा जो है आधी होती है। आधी का मतलब 1/2। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो 1/32 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या आ जाएगा। अब देखिए हम इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देंगे बी, इसका नाम दे देंगे सी, इसका नाम दे देंगे डी, इसका नाम दे देंगे ई, और यहाँ हम नाम दे देते हैं पी, और यहाँ नाम दे देते हैं हम क्यू। MPQ नाम दे दिए। टोटल ऊंचाई कितना, 20 सेंटीमीटर, तो बराबर 2 भागों में बढ़ गया, तो इसकी ऊंचाई फिर कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी ना। 10 यहाँ होगा और 10 आपका इधर हो जाएगा, यानी 10-10 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा। और टोटल कोण कितना था आपका 60 डिग्री, तो 2 भागों में बढ़ जाने के बाद 30-30 करके हो गया, 30 इसका 30 इसका हो गया ना। तो देखिए यहाँ पे हमको छिन्नक को पिघला करके हमको ये वो तार बनाना है। तो छिन्नक का आयतन और तार का आयतन, दोनों का आयतन बराबर रहेगा, क्योंकि छिन्नक को पिघला करके हमको तार बनाना है। तो जितना आयतन छिन्नक का होगा उतना ही आयतन हमारा बेलन का होगा।
इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, छिन्नक के आयतन के बराबर में तार का आयतन लिखेंगे और इनको आगे सरल कर लेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि देखिए, छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू में R2। तो देखिए, इसमें R1 R2 चाहिए, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अंदर R1 R2 है नहीं, तो R1 R2 कहाँ से निकालेंगे? तो पहले हम R1 R2 निकाल लेते हैं। पहले R1 R2 निकाल लेंगे, फिर हम छिन्नक का आयतन बराबर में इस तार का आयतन, ठीक, लगा देंगे, इनका आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले इसका R1 R2 का मान निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम त्रिभुज लेंगे ए क्यू सी ले लेते हैं, ठीक है। ए क्यू सी लेंगे तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए क्यू सी में, समकोण त्रिभुज ए क्यू सी में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा R2, ठीक। तो यहाँ पे लंब है, ठीक ना, लंब कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और आधार हमारा R2 है। तो हम वही लगाएंगे, लंब बटे आधार किस में आता है, टेन थीटा में। तो लिखेंगे टेन थीटा लंब बटे आधार यानी P बटे बी, ठीक है। टेन थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 30 में बढ़ गया 30 हो जाएगा। P कितना होगा, P जो कि परपेंडिकुलर यानी लंब, लंब आपका क्या हो जाएगा, लंब जो है ना, ये आपके लंब हो जाएंगे, यही लंब होगा R1। आधार कितना हो जाएगा आपका 10, टेन 30 का मान कितना होता 1/√3 बराबर R1 बटे में 10। अब देखिए, R1 का गुना √3 में करेंगे तो R1 और 10 का गुना 1 में कर देंगे तो 10 और बटे में √3 है तो √3, ये R1 का मान हो जाएगा 10 बटे √3, ठीक है। तो देखिए, कोण यहाँ बन रहा है ना, तो कोण के सामने वाली भुजा जो है, ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे 30 डिग्री, तो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, वो लंब होती है, इसीलिए आपका ये R1 लंब हो जाएगा और ये आधार आपको ऊंचाई दी गई है। अब R2 का मान निकालते हैं। R2 का मान कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए पी ई में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए पी ई में। तो यहाँ पे कौन बन रहा है, तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लंब, ठीक है, लंब यानी R2 हो जाएगा। तो टेन थीटा इसमें भी लगाना पड़ेगा, लंब आधार, लंब बटे आधार टेन थीटा यानी P बटे बी। तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा का मान 30 डिग्री। अच्छा, लंब आपका R2, आधार आपका क्या हो जाएगा, यहाँ लंब आधार 10 है तो यहाँ लिखेंगे 10, ठीक। तो यहाँ टेन 30 का मान क्या है, टेन 30 का मान हो जाएगा आपका 1/√3। अच्छा, उसके बाद R2 बटे में 10, ठीक। तो यहाँ पे R2 का मान निकल के आएगा, इसको इससे गुना कर देंगे 10 बटे √3, ये हो जाएंगे। लेकिन एक चीज हमारा मिस हो गया है, देखिए ए क्यू सी में हमारा टोटल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दिया है ना, तो यहाँ हमारा 20 हो जाएगा, ये हमने 10 बाय मिस्टेक कर दिया है, तो ये आपको करेक्ट कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, अब हम R1 R2 का मान निकाल लिए। अब निकालने के बाद हम क्या करेंगे, छिन्नक का आयतन के बराबर में बेलन का आयतन कर देंगे, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम करते हैं, यहाँ सोल्व कर लेते, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन बराबर में
तार किसके जैसा, बेलन के जैसा, इसलिए हम बेलन का आयतन लिख सकते हैं। बेलन का आयतन, आयतन हो जाएगा चिन्ह का आयतन 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू में R2 बराबर बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर एच। पाई से पाई दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। 1/3 इंटू ऊंचाई 10 दी गई है। अच्छा, R1 का मान कितना है, R1 का मान आप देख सकते हैं 20/√3, 20/√3। यहाँ बड़ी ब्रैकेट आप लगा सकते हैं, स्क्वायर प्लस 10/√3 का स्क्वायर प्लस 20/√3 इंटू में 10/√3। ओके, उसके बाद यहाँ पे पाई R स्क्वायर त्रिज्या हमारे पास है 1/32 गुना 1/32 इंटू में ऊंचाई। ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है, ऊंचाई या लंबाई एक ही चीज है। तो यहाँ 10 को 1 से गुना कर देंगे, 10/3। अच्छा, उसके बाद 20 का स्क्वायर 400, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 10 का स्क्वायर 100, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 20 है 200 बटे में 3 बराबर 1/32 गुना 1/32 गुना में एच। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। आगे सोल्व करेंगे 10/3। अच्छा, यहाँ गुना दे देते हैं, ब्रैकेट के अंदर गुना छुपा हुआ रहता है। नीचे वाला आधार बराबर है तो ऊपर ऊपर जोड़ सकते हैं। 4 1 5 5 2 7 यानी 700 बटे में 3, फिर 1/32 1/32। उसके बाद इसको इससे गुना कर देंगे, क्या होगा 7000 हुआ बटे में 9। उसके बाद 1/32 गुना 1/32 गुना में, गुना वाली संख्या कहाँ पहुँचती है, भाग में पहुँचती है ना, तो हम इसको भाग में भेज देंगे। तो लिखेंगे H बराबर 7000, उसके बाद बटे में 9 है, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। एक से हमें कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब हम इतना को गुना करेंगे, गुना करके भाग करेंगे तो हमारा जो डायरेक्ट आंसर आएगा वो हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर आएगा 796,444.44। ठीक है, ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर में। तो तार जो हमेशा मीटर में मापा जाता है, इसीलिए हम क्या करेंगे 100 का इसमें भाग दे देंगे। कितना भाग देंगे, 100 का भाग दे देंगे। तो दो संख्या के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यानी 7964.4 ये आ जाएगा आपका मीटर में। ये हो गया आपकी तार की लंबाई। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं तार की लंबाई। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना था। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो फिर आप हमें कमेंट करना, मैं आपको फिर इसी क्वेश्चन पर आपको एक अच्छा वीडियो दूंगा ताकि आपको उससे समझ में आ जाए। ठीक है, लेकिन मैंने बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर समझ में आ गया हो तो जरूर आप हमें कमेंट करके बताना। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।